नमस्कार, मैं हूं राना और आप देख रहे हैं मैच बॉक्स। और अभी आज अपने साथ एक नौजवान साथी को लेकर हाजिर हूं मैं। नौजवान साथी जो है इनके बारे में बता दूं, ये हैं नेमत खान आज़ाद के नाम से जाने जा रहे हैं सीवान में। और डीबीडीटी सीवान है जो कि डिस्ट्रिक्ट ब्लड डोनर टीम है सीवान की, उसमें काफ़ी समय से सक्रिय हैं और नेतृत्व कर रहे हैं डीबीडीटी सीवान का। और साथ ही अब राजनीति में सक्रिय हो रहे हैं और भीम आर्मी ज्वाइन किया है इन्होंने और भीम आर्मी को लेकर के आगे चल रहे हैं, संविधान बचाओ मोर्चा को लेकर के आगे चल रहे हैं। और साथ ही जब चुनावी सरगर्मी तेज हुई है सीवान में, तो सीवान सदर से ये विधानसभा के प्रत्याशी खुद को घोषित कर चुके हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका नेमत भाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे सीवान वासियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं और बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत जय भीम, अस्सलाम वालेकुम। नेमत भाई, सबसे पहले तो आप काफ़ी यंग हैं, एनर्जेटिक हैं और जो सीवान की मूलभूत समस्याएं हैं उससे अवगत हैं। आप राजनीति में आए हैं और भीम आर्मी जैसी क्रांतिकारी पार्टी के साथ जुड़ करके आए हैं। क्या योजना होगी अगर आप चुनाव लड़ते हैं, अगर आप विधानसभा के प्रत्याशी होते हैं, तो किन योजनाओं को लेकर के या क्या वो दूरदृष्टि रख करके आप चुनाव के मैदान में आए हैं? देखिए, विज़न की जो बात है, ऑलरेडी हमारे सीवान में बहुत सारी ऐसी परेशानियां हैं जिसको अगर लेके हम काम करें तो कई साल लग जाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि इस पे बीते 30 साल में, खासकर पिछले 15 साल में तो काम हुआ ही नहीं है। जो पिछले 15 साल में डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब जो एमपी थे, तो उन्होंने कुछ काम शुरू करवाए थे, वो काम भी वहीं का वहीं रुका हुआ है। उसके बाद ना ही किसी विधायक ने, ना ही किसी एमपी ने उस काम को आगे बढ़ाया है, ना ही कोई इनके पास विज़न प्लान रहा है। तो काम करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे गैप हैं। मैं आपको सीवान के मुद्दे गिनाता हूँ। क्या मुद्दा है? सबसे बड़ा मुद्दा जो मुझे दिखता है वो है सोशल सिक्योरिटी। आज एक व्यवसायी बाजार से बैंक जाता है तो वो गारंटी नहीं है कि बैंक सेफ्टी से पहुँच जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। जबकि बैंक रास्ते में थाना पड़ता है, रास्ते में चौकी पड़ती है, लेकिन वो बंदा कई बार तो थाने के सामने से ही पैसा छीन लिया जाता है व्यापारी से। बैंक के सामने से लगातार पैसा छीना जा रहा है। आईसीआईसीआई बैंक है या एचडीएफसी बैंक है, लेकिन अभी तक शासन ने और सरकार ने वहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं किया है। तो देखा जाए तो सीवान के व्यवसायी हैं जो पिछले 15 साल से यहाँ पे विधायक या एमपी बना रहे हैं, उन्हीं के वोट से डाइवर्ट होता है और उनको ही सोशल सिक्योरिटी नहीं दी जा रही है। मार्केट में पागलों की तरह बिजली बिल आ रहा है, किसी को ध्यान नहीं है इस पे। फ्लक्चुएशन इतना ज़्यादा है मार्केट में बिजली का कि मुझे लगता है कि उससे बिल बढ़ता है, प्लस इलेक्ट्रॉनिक सामान नुकसान होता है। कम से कम मार्केट आवर्स में लगातार बिजली, अच्छे कंडीशन में बिजली, फ्लक्चुएटेड बिजली नहीं और सस्ती बिजली। देखिए, बिजनेसमैन को सरकार फैसिलिटी नहीं देगी तो बिजनेस कैसे बढ़ेगा आगे? अब बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट कैसे ख़त्म होगा? तो इस चीज़ को तो समझना होगा। तो व्यापारियों को सेफ्टी मिलनी चाहिए, अच्छी बिजली मिलनी चाहिए, मार्केट साफ़ सुथरा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए मार्केट, ट्रैफिक नहीं होना चाहिए। ये एक मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है वेंटिलेटर का। वेंटिलेटर सरकारी हॉस्पिटल में नहीं है और सड़कों की हालत आप देख रहे हैं। तो अगर कोई पेशेंट, किसी को हार्ट अटैक आ गया या किसी को गोली लगी है या कुछ ऐसा कंडीशन है, चाकू लग गया है या एक्सीडेंट हो गया है, तो ऐसे पेशेंट पहले तो हॉस्पिटल पहुंच नहीं पाते हैं ट्रैफिक की वजह से। सीवान में आप हॉस्पिटल जाने के लिए आपको आधा घंटा लगेगा, इतना जाम रहता है रोड। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और ये 1-2 दिन से नहीं, सालों से है। और पिछले 2 साल में तो कुछ ज़्यादा ही ट्रैफिक बढ़ गया है। तो अगर ट्रैफिक क्लियर नहीं कराती है तो सबसे पहला मुद्दा होना चाहिए ट्रैफिक क्लियर हो। दूसरा, वेंटिलेटर वाला एम्बुलेंस सरकार प्रोवाइड करे। और तीसरा, हॉस्पिटल में वेंटिलेटर हो। पेशेंट को, खासकर ऐसे पेशेंट जो रास्ते में मर जाएं, उनको रेफर नहीं किया जाए। सैकड़ों ऐसे पेशेंट को मैं जानता हूं जिन्हें हमने एक्सीडेंटल केस में यहाँ पे पैक करवा के और मरहम पट्टी करा के आगे भेजा है और वो पटना तक नहीं पहुँच पाए। हमारे हाथों में लोगों ने दम तोड़ दिया है और हमने इस चीज़ को महसूस किया है और वो पेन है हमारे अंदर।
अंदर, जिसकी वजह से हम परेशान होके सोशल वर्क से ये क्या कहते हैं आपको राजनीति की तरफ बढ़े हैं। 3 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, लेटर पे लेटर लिखे गए हैं, हमारे होम मतलब हेल्थ मिनिस्टर को मैंने खुद अपने हाथों से लेटर दिया था, लेकिन किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है। ब्लड बैंक में आप जाएंगे तो आपको उल्टी आएगी, ये हालत है ब्लड बैंक की। तो ऐसे अगर हॉस्पिटल, ब्लड बैंक और इमरजेंसी सुविधा रहेगी तो ये तो अब नहीं चलेगा, क्योंकि अब वो दौर नहीं रहा कि जाति और धर्म के नाम पे आप वोट मांगते गए और आपको मिलता गया। अब काम के नाम पे वोट मिलेगा और जो सुविधा देगा जनता उसी को पसंद करेगी। और अगर कोई किसी और वजह से राजनीति में आ भी जाता है, हो सकता है मैं नहीं जीतूं कोई और जीत जाए, तो उसको तो अब काम करने में दूंगा नहीं, जब तक उसको आराम से बैठने नहीं दूंगा मैं। काम करना होगा, काम करेगा तो उसका सपोर्ट किया जाएगा, काम नहीं करेगा तो उसका विरोध किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और भी कई मुद्दे हैं ऐसे, जैसे एजुकेशन सिस्टम की हालत देखिए। कई ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ क्लास नहीं चलती है। मैं अगर नाम लूंगा तो बहुत सारे नेता लोग खफा हो जाएंगे, बुरा मान जाएंगे, क्योंकि उन्हीं का कॉलेज है। बिल्कुल। तो इस चीज़ को ध्यान देना होगा कि अगर कॉलेज खुला है और सरकार पैसे दे रही है, सैलरी दे रही है प्रोफेसरों की, तो वहाँ पे नियमित क्लास होना चाहिए। बच्चों को करियर काउंसलिंग का गाइडेंस होना चाहिए कि वो आगे जाके क्या करें। क्या हो रहा है यहाँ पे, बच्चे गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं और आगे चल के या तो मतलब परेशान होकर सुसाइड कर लेते हैं या जॉबलेस बैठे हुए हैं। अनएम्प्लॉयमेंट की एक सबसे बड़ी वजह ये है कि बच्चे अपने इंटरेस्ट के फील्ड में नहीं पढ़ते हैं और अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से वो जॉब भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो उनका इंटरेस्ट है वो फील्ड मिलता नहीं है जॉब करने के लिए, वो बेकार बैठे होते हैं। और अनएम्प्लॉयमेंट है तो क्राइम है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो कहीं ना कहीं से तो पैसा चाहिए घर परिवार चलाने के लिए, तो उससे क्राइम भी बढ़ता है। तो इस चीज़ को सोचना होगा, इस पे काम करना होगा। बिल्कुल, मुद्दे बहुत सारे हैं सीवान की अगर हम बात करें तो। और अभी जब कोरोना काल है, अभी जब अनएम्प्लॉयमेंट की बात आई है, अभी बिहार के लिए अगर सबसे बड़ा कोई मुद्दा है तो अनएम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि बिहार के बहुत सारे प्रवासी मजदूर हैं जो कि कोरोना काल में वापस अपने घर आए हैं, खासकर सीवान में भी बहुत सारे आए हैं। तो अगर आप राजनीति में आगे बढ़ते हैं, जनता आपको चुनती है, तो एम्प्लॉयमेंटेशन के लिए लोगों को रोजगार मिले, इसके लिए क्या कोई प्लान है आपके पास? क्या आप सोच रखते हैं कि किस तरह से लोगों को मदद करेंगे, किस तरह से लोगों को रोजगार मिल सके या स्वरोजगार हो सके, किस तरह से काम करेंगे आप? देखिए, मैं बता रहा हूँ कि कैसे होगा। बहुत मतलब अगर गवर्नमेंट इस पे सीरियसली काम करे तो आराम से हैंडल हो सकता है। सबसे बड़ी बात है कि पिछले 30 साल में मुझे लगता है कि बिहार के लोगों को जानबूझ के नौकर बनाया गया है, लेबर बनाया गया है और मजबूर किया गया है कि ये बाहर जाके नौकरी ढूंढे। क्यों? अब मैं एग्जांपल देता हूँ, बंगाल का एक एग्जांपल देता हूँ। बंगाल में जब मारुति का वो इंडस्ट्री लग रहा था तो गवर्नमेंट ने रोक दिया। वो इंडस्ट्री चली गई गुजरात में, तो जॉब कहाँ जाएगा? गुजरात जाएगा। तो आप फैक्ट्रीज के लिए, संस्थाओं के लिए सेफ पैसेज तो बनाएं, बिजनेसमैनों के लिए सेफ पैसेज तो बनाएं, तब तो वो आके इन्वेस्ट करेंगे। और इन्वेस्ट करेंगे और बिजनेस होगा तो रोजगार अपने आप बढ़ेगा। यहाँ पे सूता फैक्ट्री बंद है, यहाँ पे शुगर फैक्ट्री बंद है, यहाँ पे कई ऐसी फैक्ट्रियाँ हैं जो बंद हैं। आपने कभी कोशिश ही नहीं किया कि उनको शुरू किया जाए। आपने खुद नहीं किया, लोगों को करने नहीं दिया, प्लस लोगों को आप और डिमोलाइज कर रहे हैं। मैं कितने लोगों को जानता हूँ जो जॉब छोड़ के आए आज से 4 से 5 साल पहले बिजनेस करने के लिए, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, 10 आदमी को रोजगार दिया। और गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ ऐसी आई पिछले 3-4 साल में कि उसने धंधा पानी बंद करके फिर जॉब करने के चला गया। तो ऐसे देखा जाए तो ये तो फिर सारा का सारा खेल गवर्नमेंट पॉलिसी का है। अगर गवर्नमेंट पॉलिसी ऐसी बनाती है कि फैक्ट्रीज आसानी से आके आपके अंदर, आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए ना। नोएडा क्या था 20 साल पहले, 30 साल पहले? नोएडा क्या था? एक जंगल था। आज नोएडा को स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया गया। आज नोएडा में कितनी जॉब है? तो इसका मतलब कि गवर्नमेंट ने यहाँ ट्राई ही नहीं किया। मतलब 10 या 20% ऐसी मतलब बिजनेस है जो रिसोर्स के बेसिस पे, जहाँ रिसोर्स नेचुरल रिसोर्स होता है वहाँ पे बिजनेस जाता है। लेकिन उसके अलावा 80% ऐसे बिजनेस आइडियाज़ हैं जो कि बिना रिसोर्स के कहीं भी सेटअप हो सकते हैं, अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी है तो गवर्नमेंट उस तरह की पॉलिसी बनाए तो सही। उड़ीसा को देख लीजिए आप। उड़ीसा 30 साल पहले पूरा क्या था? जंगल था। आज वन ऑफ द डेवलपिंग में आ रहा है। बिहार सिर्फ कागज पे डेवलपिंग में है, ग्राउंड पे नहीं है। तो इस चीज़ को स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट को सोचना होगा। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे तो हम लोग जाति के आधार पे वोट देते हैं। बिल्कुल। तो जाति के आधार पे वोट देते हैं तो आप एग्जाम्पल उठा के देख लीजिए कैसे कैसे विधायक जाते हैं।
क्या इस जाति का है, भले ही ना पढ़ा लिखा हो, पता नहीं नशे में रहता हो 24 घंटे, लेकिन चूंकि हमारी जाति का, हमारी पार्टी का है, हमने वोट दे दिया, वो पहुंच गया, वो क्या बोलेगा? वो तो बस फ्लैट लेके पटना में सो जाता है, मिनिमम अपना जाके बस वहाँ पे हस्ताक्षर करके विधानसभा में चला आता है। तो जब मुद्दा विधानसभा में उठेगा ही नहीं, कोई बोलने वाला ही नहीं होगा, तो काम कैसे होगा? 80 विधायक लेके राजद बैठी हुई है, क्या विपक्ष का रोल निभाया है इसने? जब सरकार बदल गई तो पहले तो जदयू भाजपा की सरकार थी, लेकिन जदयू राजद की सरकार थी, लेकिन उसके बाद सरकार बदलने के बाद बीच में गठबंधन टूट गया, नीतीश जी ने सरकार बना ली एनडीए के गठबंधन में भाजपा के साथ। तो ऐसे में क्या कहते हैं, तेजस्वी जी ने क्या आंदोलन किया? किसी भी मुद्दे पे तो इन्होंने आंदोलन नहीं किया। अब चुनाव आया है तो जागे हैं, तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना। विपक्ष का मतलब क्या है? आप सालों भर अगेंस्ट कीजिए तब तो काम होगा। आप बस चुनाव के टाइम पे साइकिल लेके निकल गए हैं, पार्टी का झंडा लगा के पार्टी का प्रचार करने, तो ऐसे तो बदलाव नहीं आएगा। बदलाव के लिए सबसे पहले तो आपको कैंडिडेट सिलेक्शन पे फोकस करना होगा। आप 40 साल से कोई बंदा विधायक का कैंडिडेट लड़ रहा है और आप 45वें साल में भी उसी को टिकट दे रहे हैं, तो लोग कहीं ना कहीं डिप्रेस होंगे। हर पार्टी को इस चीज़ पे फोकस करना होगा कि 10 से 15 साल बाद कैंडिडेट बदले। ये इस तरह नहीं चलेगा। आप उठा के देख लीजिए, किसी कैंडिडेट को 10 साल पहले हारे हैं, 15 साल जीते हैं, 15 साल फिर हारे हैं, फिर वही दावेदारी कर रहे हैं। तो अगर वो कोई वैसे कैंडिडेट आएंगे जो सोच नहीं सकते हैं, जो बोल नहीं सकते हैं, जो मतलब कुछ कर नहीं सकते हैं, तो ऐसे कैंडिडेट आएंगे तो कहाँ से बदलाव आएगा? और कम से कम लोगों को तो सोचना चाहिए कि आप कैसे लोगों को नेतृत्व देना चाहते हैं, क्योंकि ये आपकी भी जिम्मेदारी है, ये सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी की नहीं है। ये लोकतंत्र और राजतंत्र में फ़र्क समझिए आप लोग। आपके हाथ में वोट है, आप जिसको चाहें विधानसभा भेज सकते हैं। एक कोई मजबूत कैंडिडेट चला गया तो आपका क्या कहते हैं कि शहर बदल सकता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन आप पहले भेजिए तो सही। बिल्कुल। अभी अगर हम बात करें, अभी एनडीए की सरकार है और जब भी चुनाव आता है, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे वो विधानसभा का हो, तो जंगल राज को याद किया जाता है। 15 साल पहले क्या था क्या नहीं था लोग भूल चुके हैं। कुछ लोग हैं जो उस समय के जीवित हैं, जो याद कर रहे हैं, या उस समय उनके साथ कुछ ऐसा हुआ था तो याद कर रहे हैं। अभी बात हो रही है डेवलपमेंट की। जब एनडीए की सरकार आई, नीतीश जी की सरकार आई, तो पिछले जो पहला कार्यकाल रहा वो काफ़ी अच्छा रहा, लोगों ने उसकी सराहना की। लेकिन उसके बाद से दारूबंदी, दहेजबंदी, जबकि ना तो दहेज बंद हुआ है न दारू बंद हुआ है। हाँ, बात आपका सही है। जो कोई भी गवर्नमेंट अगर 3 टर्म रह जाता है ना, तो डेवलपमेंट रुक जाता है। सच्चाई ही है। रीज़न क्या है कि अक्सर सरकार नहीं बनती है, नए लोग जुड़ते हैं, काम होता है, सरकार जोश में होती है, उसके बाद 5 साल बाद दोबारा सरकार आती है, तो धीरे धीरे उसमें सिस्टम में लोगों की पकड़ बन जाती है। वही सरकारी अधिकारी इधर उधर होने लगते हैं, तो लिंक बनने लगता है। तो जब लिंक बनता है तो करप्शन शुरू होता है। जब लिंक बनता है तो खुल के बोल रहा हूँ मैं, सच्चाई है। आप इंडिया का सबसे बड़ा करप्शन चैनल क्या है? रोड पे देख लीजिए आप, पैसे वसूले जाते हैं हर गाड़ी वालों से, तो उस आखिरी वो तो जाता है, तो करप्शन बढ़ता है। सच्चाई यही है। अगर सरकार लंबा चली जाती है तो करप्शन बढ़ता है, करप्शन बढ़ता है तो परेशानियां खड़ी होती हैं और डेवलपमेंट रुक जाता है। फर्स्ट टर्म जो था नीतीश का, वो ऐसा था कि मतलब पिछले गवर्नमेंट का कुछ काम था, कुछ इन्होंने नई योजना शुरू की है, क्योंकि ये आए थे, नई पार्टी थी, पैसा लगा के खर्च किए थे। ये खुल के बोल रहा हूँ मैं, पैसा लगा के विधायक बने थे, एमपी बने थे, तो धड़ाधड़ फंड पास हुए, काम हुआ और डेवलपमेंट हुआ। पिछले का भी कुछ काम पेंडिंग पड़ा था और नए का। अब क्या है कि इन्होंने कमा लिया है, अब चुनाव लड़ रहे हैं, जीत रहे हैं, तो अब टिकट पे ही इतना पैसा आ जाता है पॉलिटिकल पार्टीज के पास कि अब काम पे कौन ध्यान दे। समझ गए ना? और यही सब बातें हैं कि सरकार ज़्यादा पुरानी हो जाती है तो डेवलपमेंट रुक जाता है। सरकार हर 10 साल बाद बदलनी चाहिए। बिल्कुल, सरकार 10 साल बाद बदलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार बने। और उम्मीद लोगों के मन में जो है, अभी 15 साल हो गए हैं एनडीए के। हालांकि मैं जब बात करता हूं, जब ग्रास रूट पे जाता हूं, तो दोनों तरह की बातें मुझे मिलती है। एक पहली बात कि बदलाव होनी चाहिए, एक बार फिर से दूसरी सरकार आनी चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो। दूसरी तरफ अगर बात करता हूं तो कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि विकल्प क्या है? क्या नीतीश कुमार के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है बिहार में? हाँ, ये बात आपने जो कहा ना,
वो बहुत सही बात कही है आपने, विकल्प। रीज़न क्या है कि ये जो मेंटालिटी बना दी गई है, प्रो मतलब एक तो फेवर में हो गया बीजेपी के, एक एंटी फेवर हो गया बीजेपी के, मतलब एक एनडीए के फेवर, एक एंटी एनडीए। तो ये जो मेंटालिटी बन जाती है ना, खासकर माइनॉरिटी के लोगों को, खासकर माइनॉरिटी के लोगों के ये दिमाग में भर दिया गया है कि जो बीजेपी को हरा है तुम उसको वोट दो। ये जो मेंटालिटी बना है, यही रीजन है इस तरह का। मतलब दो वो हो, जैसे सेंटर में चला आ रहा है ना कि बीजेपी कांग्रेस, कांग्रेस बीजेपी, तीसरी पार्टी को ये लोग खड़ा ही नहीं होने देते। वही हाल बिहार का है, वही हाल बिहार का है। या तो राजद अलायंस या जदयू अलायंस, तीसरे को खड़ा नहीं होने देंगे। तीसरा अगर कोई मजबूत होगा ना तो इसको छांट देंगे। जैसे पप्पू यादव हैं, ये उठ रहे हैं, इनको छांट दिया गया है। इनको गठबंधन में लिया ही नहीं जा रहा है कि आगे बढ़ जाएंगे। बिल्कुल। दूसरा नाम बता रहा हूँ मैं, रालोसपा के जो हैं उपेंद्र कुशवाहा, ये भी अच्छे हैं, अच्छे कैंडिडेट हैं। इनको भी कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई गठबंधन में नहीं ले रहा है, क्योंकि ये दावेदार हो जाएंगे। तो ये जो परिवारवाद है और मतलब ये जो इस तरह की राजनीति है, ये नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि थर्ड फ्रंट जब तक नहीं आएगा तब तक कोई अच्छा फेस नहीं मिलेगा, और तब तक आपको क्या कहते हैं कि अच्छा नेतृत्व नहीं मिलेगा। ऐसे में भीम आर्मी जो एंट्री कर रही है बिहार में, वो कुछ ना कुछ करेगी, क्योंकि यहाँ पे भीम आर्मी जो वो है गठबंधन संगठन है, ये एक संगठन बेस्ड है, कैडर बेस्ड है। भीम आर्मी के आपको अध्यक्ष, कार्यकर्ता हर जिले में, हर गांव में, हर प्रखंड में मिल जाएंगे। हालांकि पॉलिटिकल पार्टीज के ऐसे नहीं होते हैं। जैसे जन अधिकार पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है, आप जहाँ पे है ये मजबूत है, लेकिन उसके अलावा पूरे बिहार में नहीं मिलेंगे। तो भीम आर्मी अदर देन बाकियों के है, और भीम आर्मी लड़ेगी, और भीम आर्मी आने वाले दिन में एक विकल्प क्रिएट करेगी बिहार के लिए। बिल्कुल। अभी इस बार विधानसभा चुनाव में भीम आर्मी क्या पूरे बिहार में चुनाव लड़ने वाली है या स्पेसिफिक कुछ सीटों पे लड़ने वाली है? हाँ, बहुत सही सवाल किया आपने कि भीम आर्मी पूरे बिहार में लड़ेगी या नहीं। देखिए, भीम आर्मी ने अनाउंस तो किया है पूरे बिहार में लड़ने का, लेकिन वो एक मतलब सिंपल अनाउंसमेंट था, ये मतलब वो नहीं है। भीम आर्मी चुनिंदा सीटों पे लड़ेगी जहां स्ट्रांग है, और भीम आर्मी का ये भी न्यूज़ आ रहा है कि राजद से गठबंधन होने की बात चल रही है। लेकिन सच्चाई यही है कि भीम आर्मी जहां मजबूत है, जैसे सिवान सदर है, अगर सिवान सदर में भीम आर्मी को सीट नहीं दिया गया राजद की तरफ से तो गठबंधन नहीं होगा, और हम लड़ेंगे, ये भी तय है। तो अगर गठबंधन में हमारे चॉइस की सीट नहीं मिलती है तो भीम आर्मी कहीं पीछे मतलब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी, और चंद्रशेखर भाई कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले हैं भी नहीं। चंद्रशेखर भाई लड़ने वाले हैं, संघर्ष करने वाले हैं, और चंद्रशेखर भाई को संघर्ष पे यकीन है, और भीम आर्मी के हर एक कार्यकर्ता संघर्ष पे यकीन करता है। और हम संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे, जहाँ जहाँ हमारी पार्टी मजबूत है, जहाँ जहाँ हमारे संगठन मजबूत है। मुजफ्फरपुर, दरभंगा, बिहार, सिवान, छपरा, गोपालगंज, हर जगह टीम मजबूत हो रही है, और हर जगह से 1, 2, 3 सीट जो भी जहाँ जहाँ मजबूत है वहाँ हम लोग लड़ेंगे। बिल्कुल, आप सिवान से लड़ने वाले हैं, दावेदारी पेश कर चुके हैं, और अब देखना ये है कि यहाँ पर आपका अगर राजद के साथ गठबंधन होता है तो क्या होता है, या एनडीए से कौन कैंडिडेट आता है, क्योंकि अभी अटकलें बहुत सारी लगाई जा रही हैं कि जदयू के खाते में जाएगा कि बीजेपी के खाते में रहेगा, बीजेपी में इनका टिकट कटेगा या उनको मिलेगा, किनको मिलेगा। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो निकल के आएंगी। लेकिन फाइनली जब आप चुनाव में आते हैं, जब आप मैदान में आते हैं, तो मैदान में आने से पहले सीवान सदर की जो जनता है, उस जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? सीवान सदर की जनता है, पूरे सीवान जिले की जनता है। सीवान जिले की जनता से हम लोगों का खून का रिश्ता है। हमने खून का रिश्ता इसलिए कहा है कि मैंने 5,000 साढ़े 5,000 लोगों को हमने, हमारी संगठन ने ब्लड डोनेट किया है। ऐसे टाइम पे जब उनके खास रिश्तेदार उनके साथ खड़े नहीं होते हैं, उनके गांव के नेता उनके साथ खड़े नहीं होते हैं, जब उनके परिवार के लोग उनके साथ खड़े नहीं होते हैं, ऐसे टाइम पे डिस्ट्रिक्ट ब्लड डोनर टीम के मेंबर्स उनके साथ खड़े होते हैं। रात के 2 बजे, 1 बजे, 3 बजे, ये पूरा सीवान जानता है। तो ऐसा नहीं है कि सीवान हमको नकारेगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि जिनसे हमारा रिश्ता है वो हमारे साथ खड़े रहेंगे, और बदलाव तो सीवान से शुरू होगा। पूरे बिहार में जो बदलाव होगा वो सीवान से ही शुरू होगा, और अब लोग जाति और धर्म से उठकर ब्लड देंगे, मतलब जाति और धर्म से उठकर क्या कहते हैं, वोट देंगे। बिल्कुल, क्योंकि आज तक वोट नहीं मांगा है, ब्लड ही मांगा है लोगों से, तो उस तरह का वो है। हाँ, तो लोग समझेंगे इस चीज़ को, क्योंकि जिनका बाप ट्रैफिक में हार्ट अटैक से मर गया हो, या यहाँ से रेफर होने के बाद रास्ते में मर गया हो, उसको तो सोचना पड़ेगा।
जिनका पड़ोसी, जिनका भाई एक्सीडेंट में हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाया हो, रास्ते में डेथ हो गई हो, सुविधा नहीं मिली हो, जो हॉस्पिटल जाते हैं उनको उनसे गलत तरीके से बात किया जाता है, जो थाने में जाते हैं उनसे गलत तरीके से बात किया जाता है, सड़कों पे जो परेशान होते हैं, बाज़ारों में जो परेशान होते हैं, उन लोगों को ये तो सोचना पड़ेगा कि क्या हम कब तक ऐसे जानवरों की तरह ज़िंदगी जीते रहेंगे। हम एक सिविलाइज्ड इंसान हैं, हमें ये सोचना होगा कि हमारा नेतृत्व जो करेगा वो किस लायक होगा। वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, वो क्वालिफाइड होना चाहिए, वो समझदार होना चाहिए, वो सेक्युलर होना चाहिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो मतलब ये सारी फैक्टर्स एक पैरामीटर होता है कि एक लीडर के अंदर क्या खूबियाँ होनी चाहिए। वो खूबी वाला जो लीडर आएगा, मुझे उम्मीद है कि लोग उसको पसंद ज़रूर करेंगे। बिल्कुल, और हमारी तरफ से भी भविष्य के लिए आपके लिए शुभकामनाएं हैं। नेमत भाई, बहुत सारी बातें हैं जो हम कर सकते हैं, लेकिन एक लिमिटेशन है, एक समय का दायरा है, और आगे जब कैंपेन शुरू होंगे तो हम फिर से मिलेंगे, हम फिर से बातचीत करेंगे। फिलहाल के लिए आपको शुभकामना है और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल के लिए समय देने के लिए। बहुत धन्यवाद। तो श्रोता बंधु, दर्शक बंधु, आपने ये वीडियो देखा, नेमत भाई की बातचीत देखी। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो पसंद आएगा और इनकी बातचीत भी पसंद आएगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मैच बॉक्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। धन्यवाद।